Hello everyone, I am making this video for chapter 1st, class 12th, nature and significance of management. This is a short video of full chapter 1st. You can prepare chapter 1st very well with the help of this video. All the best. जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें. Nature and significance of management. First of all, definition of management. Management is an art of getting work done through others to achieve the goal effectively and efficiently. मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम दूसरों से काम करवा के अपने गोल्स टाइमली अचीव करते हैं और मिनिमम कॉस्ट पे. इस डेफिनेशन में अभी आपने दो वर्ड्स सुने, एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवली. इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? एफिशिएंसी, यहाँ सी की साउंड आ रही है तो आप याद रखेंगे कॉस्ट, मतलब मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट देना. और इफ़ेक्टिवली, यहाँ टी की साउंड आ रही है, मीन्स टाइम, कि अपना टास्क टाइम पर कंप्लीट कर देना. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. प्रोसेस क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जो हम सीक्वेंस में अभी इसमें हमने पढ़े: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इस वजह से मैनेजमेंट को क्या कहा गया? प्रोसेस, क्योंकि इसमें ये 5 फंक्शंस होते हैं एक के बाद एक. सबसे पहले प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स जो फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए की जाती है गोल्स को अचीव करने के लिए. गोल्स पहले डिटरमाइन करना और फिर उनको कैसे अचीव करना है. हमेशा प्लानिंग फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए होती है. ये हमारा गैप फिल करती है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है. उसके बाद सेकंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं. जो हमारा सिमिलर नेचर के टास्क हैं उनके ग्रुप्स बना देंगे. फिर ड्यूटीज़ असाइन करेंगे. फिर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना मीन्स हु हैज़ टू रिपोर्ट टू whom. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स putting right candidate on right job. Means सेलेक्ट करना एक सुटेबल कैंडिडेट सही पोस्ट के लिए, राइट पोस्ट के लिए. नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स होते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्शंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना अपनी टीम को, अपने वर्कर्स को. यहाँ से एक्शन स्टार्ट होता है. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. इसके बाद लास्ट फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, और अगर उसमें कोई डेविएशन रह जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक्शन लेना. क्या होता है ये एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. मान लीजिए आपने एक स्टैंडर्ड डिसाइड करा कि मुझे आज 100 यूनिट्स आउटपुट की प्रोड्यूस करनी है. दैट इज़ स्टैंडर्ड. फिर इसके बाद एक्चुअली में जब आपने वर्क स्टार्ट करा और फिर आपने देखा सुबह से शाम तक हमने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी. मान लीजिए आपने 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, तो वो हो गई आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस. फिर आप कंपेयर करेंगे कि 20 यूनिट्स का यहाँ पर डेविएशन आया है, मीन्स गैप. डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज नोन एज डेविएशन. और फिर उस डेविएशन को रिमूव करने के लिए आपने एक्शन लिया. आपने देखा कि कहाँ पर मेरी कमी रह गई जो मैं अपने स्टैंडर्ड तक नहीं पहुँच पाया. तो नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूँगा उस कमी को ख़त्म करने की और मैं अपने स्टैंडर्ड तक पहुँच पाऊँगा. तो दैट इज़ कंट्रोलिंग. Characteristics or features of management. First feature is goal oriented process. मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों कहा गया? क्योंकि गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है
उसमें मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए वर्क करता है। मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है सेल इंक्रीज हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर हो हमारा मार्केट में। तो कुछ भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गोल हो, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। तो मैनेजमेंट को इसीलिए क्या कहा गया, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसके बाद सेकंड फीचर है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा गया, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, इसके 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद फिर से आ जाता है प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लानिंग कर ली, एक बार सब कुछ कर लिया कंट्रोलिंग तक, उसके बाद खत्म हो जाएगा, नहीं, फिर से प्लानिंग, फिर से न्यू प्रोजेक्ट के लिए फिर नई प्लानिंग करेंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कि ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन जब तक चलती रहेगी। इसके अलावा थर्ड फीचर इसमें आपने पढ़ा परवेसिव, ऑल परवेसिव। क्या मतलब होता है इसका, ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट सब तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्वायर्ड है, हर एक लेवल पर रिक्वायर्ड है। लेवल 3 टाइप्स के होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको। टॉप लेवल में कंपनीज के डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन, ये सब आते हैं। यहाँ पर भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से मिडल लेवल, जो एक ग्रुप है, जो एक डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड है, उसको मिडल लेवल पर हम बोलते हैं। तो वहाँ पर भी उसको भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। और लोअर लेवल मींस जो वर्कर्स के ऊपर होते हैं, सुपरवाइजर्स वगैरह, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट कहलाता है। वहाँ पर भी मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड है। इट मींस मैनेजमेंट हर लेवल पर ज़रूरी है, मैनेजमेंट हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में ज़रूरी है, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हो या नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हो, जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, चाहे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया, ऑल परवेसिव, मतलब सब जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फोर्थ फीचर आपने पढ़ा इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल का मतलब आपको पता ही होगा, जिसको हम देख नहीं सकते अपनी नेकेड आईज से, बट उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। ऐसे आप पकड़ के दिखा नहीं सकते कि ये रूम में मैनेजमेंट बैठा हुआ है, बट आप मैनेजमेंट की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं अगर सारा काम आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है, आपके गोल्स टाइमली अचीव हो रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट पे हो रहे हैं। इन सब चीज़ों से हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट है, तभी ये कब सब काम सही सही हो रहा है। तो मैनेजमेंट की प्रेजेंस को हम केवल फील कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है इसमें ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा गया, अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल वर्क कर रहा है तो वहां कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट की जरूरत तब होती है जब हम इकट्ठे मिलके काम करते हैं, जब भी हम ग्रुप में वर्क करते हैं, जब भी हम टीम में वर्क करते हैं, तो हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी कहा गया। ग्रुप एक्टिविटी मीन्स कि जब हम इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके वर्क करते हैं, तब हमें प्रॉपरली हर चीजें मैनेज करनी पड़ती है कि तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क होने होते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी कहा गया। इसके बाद सिक्स्थ फीचर है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, वैसे वैसे मैनेजमेंट में भी हम चेंजेस करते रहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अप टू डेट रखने के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर सके, सक्सेसफुल रह सके इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में। तो इसीलिए मैनेजमेंट को एक डायनामिक फंक्शन कहा गया। क्यों, क्योंकि ये चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसके बाद
लास्ट फीचर है मैनेजमेंट का मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया? क्योंकि मैनेजमेंट बहुत सारी डायमेंशंस में वर्क करता है। डायमेंशंस मीन्स डिफरेंट डायरेक्शंस में वर्क करता है। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिसमें मैनेजमेंट वर्क करता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ना कुछ वर्क होता है और उस वर्क को सही तरह से मैनेज करना, जिससे हम अपने गोल्स टाइमली अचीव कर सकें। जो हमने गोल सेट करे हैं वो हम टाइमली अचीव कर सकें। तो इसलिए वर्क में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स जो हमारे यहाँ लोग वर्क कर रहे हैं, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, उसको सही तरह से टास्क देना कि कौन किस काम को अच्छे से कर सकता है, उसको वही काम देना, उन लोगों से डील करना, ये कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मीन्स क्या काम किसको करना है, जिससे हम अपना जो भी गोल है वो अचीव कर सके। मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को इंटरलिंक करना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आपके 7 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट। देयर आर 3 objectives of management: organizational objectives, social objectives and personal objectives. First of all, organizational objectives. Organizational objectives comprises of 3 objectives: survival, profit and growth. Organizational objectives are also known as economic objectives. The management achieve these objectives for the organization. First economic or organizational objective is survival. Management ensure the survival of the organization. ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल कब पॉसिबल है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन की रिवेन्यू इतनी हो कि वो अपनी सारी कॉस्ट कवर कर पाए। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन इतनी रिवेन्यू अर्न कर सके कि उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो उसमें कवर हो जाए, तभी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी। This is the first organizational or economic objective, that is survival. Now, next one is profit. As you all know, profit essential है हर एक बिजनेस के लिए, उसके कॉस्ट और रिस्क कवर करने के लिए। और प्रॉफिट कब होता है? जब हम ज़्यादा अर्निंग करते हैं जितना हमारा खर्चा है उससे। तो ये सर्वाइवल के बाद नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। तो मैनेजमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूस सक्सेसफुली ऑपरेट कर सके। तो इसीलिए प्रॉफिट हमारी दोनों चीज़ें कवर करता है, कॉस्ट भी बिजनेस की और रिस्क भी। मीन्स हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी बिजनेस के कॉस्ट को भी कवर कर पाएंगे और बिजनेस का जो रिस्क है उसको भी कवर कर पाएंगे। थर्ड इज ग्रोथ। दिस इज द थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अगर हम लॉन्ग रन में देखें, लॉन्ग रन मीन्स लॉन्ग टाइम पीरियड में देखें, तो हम चाहते हैं हमारा बिजनेस लगातार आगे ग्रोथ करता रहे। तो इसके लिए भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो मैनेजमेंट का ये थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। कैसे पता चलेगा कि कोई भी बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या नहीं? अगर मान लीजिए जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब हम देखते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ कितने हैं, और फिर कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि अब कितने बढ़ गए हैं। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पहले 10 थे, अब 20 हो गए हैं, 30 हो गए हैं, इट मीन्स हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है।
अगर हमारी सेल्स बढ़ रही हैं, अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं इस ईयर, ऐसे ही लगातार देख रहे हैं कि आने वाले सालों में लगातार हमारे बिजनेस की सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं। पहले हम मान लीजिए एक प्रोडक्ट में डील करते थे, अब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करने लग गए हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या नहीं। तो मैनेजमेंट ये 3 ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सबसे पहले बिजनेस सर्वाइव कर सके, मतलब इतना कमा सके कि उसकी कॉस्ट कवर हो। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, जिससे जो भी बिजनेस के रिस्क हैं, जो भी बिजनेस की कॉस्ट है, वो कवर हो सके। और तीसरा, लॉन्ग टाइम पीरियड में बिजनेस की ग्रोथ अगर हमें लग रही है, अगर हमारे सेल्स बढ़ रही हैं, एम्प्लॉयज़ के नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, वैरायटी बढ़ रही है प्रोडक्ट्स की, इन सब चीज़ों को हम अगर इंक्रीज इन सब चीज़ों में देख रहे हैं तो इट मीन्स हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट का क्या है? मैनेजमेंट जो भी करे वो सोसाइटी के बेनिफिट में हो। जैसे इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करना प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना सोसाइटी में, डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए, ये सब किस में आते हैं? हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। क्यों? क्योंकि इसमें सोसाइटी का बेनिफिट है। इसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है कि जो भी हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनका पूरा सेटिस्फेक्शन, उनकी डिफरेंट नीड्स को पूरा करना, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड ऑब्जेक्टिव है जो कि मैनेजमेंट पूरा करता है, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी देना, उनके वर्क के अकॉर्डिंग प्रॉपर सैलरी देना, उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इसका ध्यान रखना, मीन्स डिफरेंट नीड्स एम्प्लॉयज़ की फुलफिल करना। ये है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशनल का लास्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यस स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट हेडिंग आप लोगों ने नोट्स में देखिए लिखी है, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट के फीचर्स में भी आपने पढ़ा था कि गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी है, तो उन दोनों हेडिंग्स को यहाँ कंबाइन कर दी गया कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हम ग्रुप में वर्क करते हैं, टीम में वर्क करते हैं, और पूरी टीम का क्या होना चाहिए? एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक ही कॉमन गोल होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज का वही गोल होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। तो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये हेल्प करता है ग्रुप गोल्स अचीव करने में। इट मीन्स हेल्प करता है कि इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स हैं वो किस तरफ हों, जो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स हैं उसको अचीव करने की तरफ। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंस इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ये भी आपने पहले इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मीन्स जहां पर हम कॉस्ट पर ध्यान देते हैं कि कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट दे सकें। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस यही है कि ये हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। इट मीन्स हमारी कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए भी मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। ये मैनेजमेंट की एक एम है कि कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आप पहले फीचर्स में पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट को डायनामिक कहा गया। क्यों? डायनामिक का मतलब क्या बताया था आप लोगों को कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या क्रिएट करता है? एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने यहाँ पर चेंजेस कर सके।
इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी आपने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा, थर्ड पॉइंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या समझाया था इसमें आप लोगों को कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स जो भी एम्प्लॉयज आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं उनकी सभी नीड्स को सेटिस्फाई करना। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है इस ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में। इसके बाद इम्पॉर्टेंस में फिफ्थ पॉइंट है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सेकंड पॉइंट पढ़ा था, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो वही पॉइंट यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रहा है कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस में कि हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मीन्स जो भी सोसाइटी के बेनिफिट में हो वही मैनेजमेंट करे। मीन्स पॉल्यूशन वगैरह ना क्रिएट करे, उसकी जगह पर इको फ्रेंडली मेथड्स यूज करे प्रोडक्शन के, है ना, कोई भी पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट ना हो, मतलब कोई भी इस तरह का वर्क ना हो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके, अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें जो आपने 5 पॉइंट्स पढ़े वो आप फीचर्स में और ऑब्जेक्टिव्स में पहले पढ़ चुके थे। तो अगर आपने फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स लर्न कर लिए, समझ लिए, तो आपको इम्पोर्टेंस अपने आप लर्न हो जाएगी, अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि वही पॉइंट्स यहाँ पर दोबारा डिस्कस हो रहे हैं। नाउ इन चैप्टर फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये देखिए आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको बताया गया है, फर्स्ट वन इज top management, second middle, and third operational or supervisory management. These are the 3 levels of management: top level management, middle level management and operational, और इसका एक और नेम है supervisory management. top level management में कौन आता है? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स मीन्स ऑफिसर रैंक, मीन्स जैसे प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सब किस में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनके क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहला फंक्शन है इनका कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उन सबको इंटीग्रेट करना, उन सबके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसके साथ उसको कनेक्ट करना। तो सबसे पहला फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का कि डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। नाउ सेकंड फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर और सर्वाइवल। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, सर्वाइवल के लिए सही डिसीजंस लें। थर्ड फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना, मीन्स जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं या उससे रिलेटेड जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें क्या चल रहा है, क्या अपने यहाँ चेंजेस करने हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब एनालाइज करना बिजनेस एनवायरनमेंट को, जिससे हमारी जो फर्म है वो सर्वाइव कर सके। फोर्थ फंक्शन क्या है टॉप लेवल मैनेजर्स का? कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको बनाना, उनको फॉर्म करना और उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजीज बनाना। नेक्स्ट फंक्शन क्या है टॉप लेवल मैनेजर्स का? कि जो भी एक्टिविटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उससे सोसाइटी को कोई भी बैड इम्पैक्ट ना पड़े, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टॉप लेवल मैनेजर्स की। जैसे मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है तो इस तरह की हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करें जो इको फ्रेंडली हो, जो सोसाइटी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल managers. Now second one is middle level managers.
मिडल लेवल मैनेजमेंट, दिस इज अवर सेकेंड लेवल। मिडल मैनेजमेंट जो है ये लिंक है टॉप लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में। कौन होते हैं मिडल लेवल मैनेजर्स? जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके जो हेड्स हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं मिडल लेवल मैनेजर्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर, ये आता है मिडल लेवल मैनेजर में। मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस मैनेजर, HR मैनेजर, रीजनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, operations manager, divisional manager, all these comes under middle level managers. इनके क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहला फंक्शन कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज फ्रेम करती है उसको अपने डिपार्टमेंट को समझाना, अपने डिपार्टमेंट में उन पॉलिसीज को एक्सप्लेन करना, फॉलो करवाना। दूसरा फंक्शन कि आप मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, तो आपके डिपार्टमेंट में स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, उसको रिक्रूट करना, उसको अपॉइंट करना। फिर जो भी आपके डिपार्टमेंट में स्टाफ है उनकी क्या ड्यूटीज हैं, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसको क्या काम देना है, ये सब किसकी फंक्शन है? मिडल लेवल मैनेजर का फंक्शन। नेक्स्ट, जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स ने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करे हैं उनको अचीव करने के लिए अपने डिपार्टमेंट्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना और एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट में सही कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिडल लेवल मैनेजर्स की। नाउ थर्ड लेवल, लास्ट लेवल, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसमें कौन आता है? वर्कर्स से जस्ट ऊपर, जो वर्कर्स को गाइड करते हैं, जो वर्कर्स के साथ रहते हैं, वर्कर्स से काम करवाते हैं, वो आते हैं इसमें। सुपरवाइजर्स, फोरमैन कहा जाता है इसको। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं इसको। ये थर्ड और लास्ट लेवल है मैनेजर्स का। इनके क्या फंक्शंस होते हैं? जो इनके पास, इनके अंडर में वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना, जो मिडिल लेवल मैनेजर से इंस्ट्रक्शंस मिली हैं वो उन्हें बताना वर्कर्स को कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उनके वर्क को सुपरवाइज करना, देखना, और जो भी आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक करना, ये देखना कहीं वेस्टेज तो ज़्यादा नहीं हो रही, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमने क्वालिटी डिसाइड करी थी प्रोडक्ट की, वो सब अचीव हो रही है नहीं हो रही, ये सब चेक करना। तो these are the functions of supervisory or operational management. Next topic is management as an art, science and profession. सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। स्टूडेंट्स, पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आर्ट का मीनिंग क्या है। आर्ट का मतलब है कि स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन, मीन्स हर एक की किसी ना किसी फील्ड में कुछ भी एक स्किल उसके पास होता है, एक हुनर होता है, कला होती है कि हम इस काम को इस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। तो पर्सनल एप्लीकेशन होती है, मीन्स जैसे मान लीजिए आप नोट्स कॉपी में लिख रहे हैं तो सभी बच्चे सेम नोट्स कॉपी में लिख रहे हैं, बट लिखने की जो आपकी हैंडराइटिंग है, प्रेजेंटेशन है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है। तो राइटिंग भी क्या है? एक आर्ट है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने आपको कोई टॉपिक दिया कि आप इस टॉपिक पे कुछ बना कर लाइए या कुछ लिख कर लाइए, तो सबके व्यूज अलग हो सकते हैं, सबकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है। तो दैट इज आर्ट। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। सबसे पहले हम इसमें आर्ट के फीचर्स पढ़ेंगे और फिर हम उसे मैच करेंगे कि वो मैनेजमेंट से मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर आर्ट के सभी फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हुए तो मैनेजमेंट को हम आर्ट कहेंगे, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्ट का सबसे पहला फीचर क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ आर्ट। आर्ट
कोई भी हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, पहले आपको उसमें थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है। मान लीजिए आप म्यूजिक सीखने गए, फर्स्ट डे टीचर क्या सिखाएगी, ये लिख लो स रे ग म प ध नि सा, इसको लर्न कर लो। इट मीन्स कोई भी आर्ट जब भी आप सीखोगे पहले आपको उसकी थियोरेटिकल नॉलेज दी जाएगी। दूसरा फीचर क्या है आर्ट का, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जैसे अभी मैंने पहले भी समझाया था कि आपने कॉपी में नोट्स लिखे, सेम नोट्स हैं, दो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, पर दोनों की राइटिंग डिफर हो सकती है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफर हो सकता है। तो ये क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। जैसे आप देखते हैं एक गाना है, उस पे दो डांसर्स डांस कर रहे हैं, तो दोनों डांसर्स के एक्शन डिफर हो सकते हैं। मींस उसी गाने पे डांस किया दोनों ने, पर दोनों की वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग अलग थी। तो ये क्या है, एक आर्ट है। आर्ट क्या होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग तरीका होता है उसको करने का। थर्ड फीचर क्या होता है आर्ट का, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट जैसे जैसे आप उसमें आपकी कोई भी आर्ट हो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपकी और ज्यादा वो अच्छी होती जाएगी, और उसमें क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी मीन समथिंग न्यू, कि एक आप जब भी कुछ करते हैं तो हर बार कुछ नया करने की सोचते हैं, तो दैट इज आर्ट। आर्ट में क्रिएटिविटी प्रेजेंट होती है। अगर ये तीनों फीचर्स आर्ट के आपको मैनेजमेंट में मिल जाते हैं तो मैनेजमेंट आर्ट है। सबसे पहला फीचर हमने क्या पढ़ा अभी, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। जैसे मान लीजिए आप फ्यूचर में कभी मैनेजर बनते हैं, तो उसकी आपकी जो पढ़ाई है, जो थियोरेटिकल नॉलेज है, वो अभी से स्टार्ट हो गई है आपको मिलनी, है ना। आप पढ़ रहे हैं, मान लो आप मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, तो अब आप क्या ले रहे हैं, थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं। आगे जाके आपको अगर मैनेज करना है, आपको मैनेजर बनना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो पहले आप क्या ले रहे हैं, उसकी थियोरेटिकल नॉलेज। जैसे लोग बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, तो वो क्या लेते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज लेते हैं, और फिर आगे जाके वो कंपनीज में एज अ मैनेजर वर्क करते हैं। तो मैनेजमेंट में आर्ट का ये सबसे पहला फीचर प्रेजेंट है, तो मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं। दूसरा फीचर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर है, एक डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर है ना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है प्रोडक्शन मैनेजर है। दोनों ही मैनेजर हैं, पर दोनों का काम करने का जो तरीका है, वे है, वो अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने ही मैनेजर होते हैं, हर एक का वर्क करने का, करवाने का वे डिफरेंट है। तो आर्ट, मैनेजमेंट को आर्ट हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, मींस मैनेजर हैं, बट उनका स्टाइल जो है मैनेजमेंट का वो डिफर हो सकता है पर्सन टू पर्सन। नाउ थर्ड फीचर जो हमने आर्ट का पढ़ा था, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं एज ए मैनेजर, वैसे वैसे और ज़्यादा हम सही डिसीजंस ले पाते हैं। मान ली एक बार हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, हमने उसको फेस किया, डिसीजन लिया, और उसमें हमें लगा कि हाँ ये डिसीजन हमारा सही था, तो नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम फटाफट वही डिसीजन ले लेंगे। तो जिसे हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। ऐसे मैनेजर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना वो सही और अच्छा डिसीजन ले पाएगा। और मैनेजर जैसे जैसे प्रैक्टिस करता रहेगा अपनी फील्ड में, वैसे वैसे उसके माइंड में और न्यू आइडियाज़ भी आते रहेंगे कि हम इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में ये आर्ट के तीनों फीचर्स प्रेजेंट हैं, इसलिए मैनेजमेंट आर्ट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट एज अ साइंस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साइंस का क्या मतलब होता है। साइंस का मतलब है जिसमें एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आप गेन करते हैं, जिसमें लॉज होती हैं जो कि सब जगह अप्लाई होती हैं। जैसे आपने अब तक साइंस पढ़ी है, साइंस की लॉज पढ़ी हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में है, वो सब जगह आपको देखते हो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होती है, इंडिया में, वर्ल्ड में। तो साइंस की जो भी लॉज हैं, जो भी उसकी जनरल ट्रुथ है, मीन्स सब जगह अप्लाई होते हैं। और उसमें साइंस में क्या होता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स, जैसे मान लीजिए आप स्टार्टिंग से, जब से आपने पढ़ना शुरू करा, पहले प्राइमरी सेक्शन में आपने पढ़ा तो वहाँ पे भी साइंस थी,
फिर मिडिल सेक्शन में भी थी, सीनियर में, सीनियर सेकेंडरी में, बट धीरे धीरे वही चैप्टर्स आपके और ज़्यादा डीपली आप स्टडी उनको करते गए, तो इसे बोलते हैं सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये साइंस का सबसे पहला फीचर है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये साइंस में हम जो भी पढ़ रहे हैं एक सिस्टम है, नॉलेज हम किस तरह से गेन कर रहे हैं, उसमें लॉ होती हैं, है ना, जो हमारी सब जगह अप्लाई होती हैं। तो इसलिए साइंस को क्या कहा गया, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा फीचर है साइंस का, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स बने हैं, जो भी लॉज बनी हैं, वो सब कैसे बनी हैं, एक्सपेरिमेंट करके। पहले हमने एक्सपेरिमेंट करा कि ऐसे अगर हम करते हैं तो ऐसे होता है, इसका ये करेंगे तो ये रिजल्ट होगा, और हमने उसको क्या बना दिया, फिर लॉ, प्रिंसिपल्स बना दिए। थर्ड फीचर क्या है साइंस का, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ऐसा नहीं है कि साइंस की कोई भी लॉ है, कोई भी प्रिंसिपल है, वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यहाँ से बाहर जाओ फॉलो नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। कैसे हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, साइंस के सभी प्रिंसिपल सब जगह अप्लाई होते हैं, सब जगह वैलिड होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो 3 फीचर्स हमने अभी साइंस के पढ़े, क्या ये मैनेजमेंट में पूरी तरह से एज इट इज प्रेजेंट है? अगर हैं तो मैनेजमेंट साइंस है, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहला फीचर साइंस का है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आप ये देखिए कि ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं। मैनेजमेंट में भी हम क्या ले रहे हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज गेन कर रहे हैं। मान लीजिए अब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, उसमें आपने उसके फंक्शंस पढ़े 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आगे आप देखेंगे इसी बुक में चैप्टर 4 आएगा प्लानिंग, मतलब प्लानिंग को ही और ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 आएगा ऑर्गेनाइजिंग, मतलब जो चैप्टर 1 का एक टॉपिक था आगे वो एक चैप्टर बन गया। इसी तरह से आप देखेंगे 11th-12th में जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में जाके वो आपके बुक्स बन जाएंगी। तो इट मीन्स मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो ये फीचर साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। दूसरा फीचर था साइंस का कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं साइंस के वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं। अब आप ये देखिए कि ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। जो मैनेजमेंट है वो हम मैनेजमेंट में हम किससे डील कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बिहेवियर की हम स्टडी कर रहे हैं मैनेजमेंट में, और ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, पर्सन टू पर्सन डिफर है। एक पर्सन का बिहेवियर कैसा होता है, दूसरे का कैसा। तो इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो ऐसा नहीं है कि जो एक पे करा उसका जो रिजल्ट आया वही दूसरे पे करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर डिफर होता है पर्सन टू पर्सन। तो इस वजह से मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते। मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो ये सेकंड फीचर जो है साइंस का, ये मैनेजमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है। नाउ थर्ड फीचर जो आपने साइंस का पढ़ा था वो था यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं? मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो यूनिवर्सल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था मैनेजमेंट डायनामिक है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो इसीलिए साइंस का ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट एक फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हम प्रोफेशन के फीचर्स पढ़ेंगे और फिर देखेंगे वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर प्रोफेशन के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट होंगे तो हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहेंगे, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट फीचर इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सभी प्रोफेशंस में
प्रोफेशंस कौन से होते हैं? डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, ये सब प्रोफेशन में आता है, सीए हैं। तो इन सब प्रोफेशंस में एंट्री करने के लिए आपको पहले इनकी नॉलेज गेन करनी पड़ती है। तो सभी प्रोफेशंस किस पर बेस हैं? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये सबसे पहला फीचर है प्रोफेशन का। दूसरा फीचर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब एंट्री पर रेस्ट्रिक्शन है। हर कोई किसी भी प्रोफेशन में एंटर नहीं हो सकता। किसी भी प्रोफेशन में कोई तभी एंटर हो सकता है जब उस प्रोफेशन की डिग्री उसके पास हो। मान लो आपको सीए बनना है तो पहले आपको सीए के सारे एग्जाम्स क्लियर करके ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से डिग्री लेनी पड़ेगी। तो हर एक प्रोफेशन में क्या चाहिए? एजुकेशनल डिग्री। जैसे हम डॉक्टर्स वगैरह देखते हैं MBBS डिग्री चाहिए, या लॉयर बनना हो तो LLB की डिग्री चाहिए। तो तभी हम उस प्रोफेशन में एंट्री ले पाते हैं। जब तक हमारे पास वहाँ की एजुकेशनल डिग्री नहीं होती हम उस प्रोफेशन में एंटर नहीं हो पाते। तो ये दूसरा फीचर है प्रोफेशन का। नाउ थर्ड फीचर, प्रोफेशनल एसोसिएशन। कोई भी प्रोफेशन किसी ना किसी एसोसिएशन से लिंक होता है। एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो उस प्रोफेशन को एसोसिएट करती है, जिससे वो एफिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए हम 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम्स देते हैं तो हम कहते हैं CBSE बोर्ड से एफिलिएशन है हमारा स्कूल। इसी तरह से LLB की डिग्री होती है, लॉयर्स होते हैं, वो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस एसोसिएशन से जुड़े हुए होते हैं। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो उन्हें रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। तो प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये थर्ड फीचर प्रेजेंट होता है। इसके बाद फोर्थ फीचर आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से ऐसे टर्म्स कंडीशंस होती हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। तो प्रोफेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स हैं तो जब वो अपना एंटर करते हैं प्रोफेशन में तो उससे पहले एक ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम हर मानव की सेवा करेंगे। तो इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होते हैं प्रोफेशन में। फिफ्थ और लास्ट फीचर जो है प्रोफेशन का वो है सर्विस मोटिव। बिजनेस वगैरह का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है और प्रोफेशन का मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है। सर्विस प्रोवाइड करना मीन्स सेवाएं देना। तो प्रोफेशन का मेन मोटिव सर्विस मोटिव है। अब हम ये देखेंगे कि ये 5 फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर ये 5 फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट होंगे तो मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज प्रोफेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट फीचर अभी हमने क्या पढ़ा था प्रोफेशन का? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है क्योंकि मैनेजमेंट में भी आपको क्वालिफिकेशन MBA की डिग्री वगैरह से स्टूडेंट्स लेते हैं, प्रॉपर एजुकेशनल डिग्री लेते हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं कॉलेजेस में। जैसे IIM कॉलेज है मैनेजमेंट का, तो वहाँ पर एजुकेशनल डिग्री प्रोवाइड की जाती है, मैनेजमेंट की बुक्स वगैरह हैं। आप पूरा प्रॉपर स्टडी कर किसी कंपनी के मैनेजर अपॉइंट होते हैं। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये जो फीचर है मैनेजमेंट में ये पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कई कंपनीज में मैनेजर होते हैं जो काफ़ी टाइम से उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रमोशन होते होते मैनेजर बन गए, बट उनके पास MBA की डिग्री तो नहीं है। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन ना होते हुए भी कई बार हम देखते हैं कंपनी में एज अ मैनेजर हम किसी को वर्क करते हुए। तो यहाँ पर एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास MBA है तभी आप मैनेजर अपॉइंट होंगे, MBA नहीं है तो आप मैनेजर अपॉइंट नहीं हो सकते। तो कई केसेस में ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं भी होती, बट और प्रोफेशन में तो होता है। डॉक्टर्स, लॉयर्स तो बिना डिग्री के नहीं एंटर हो सकते, पर मैनेजर हो सकता है। तो इसीलिए मैनेजर प्रोफेशन है तो सही, पर पूरी तरह से नहीं। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन अगर हम मैनेजमेंट के केस में देखें तो है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन।
बट जितने भी मैनेजर्स हैं किसी भी कंपनी के, उनके लिए कंपल्शन नहीं है कि आप इस एसोसिएशन से जुड़िए, इसके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करिए, इसके कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करिए। तो इसीलिए मैनेजमेंट को पूरी तरह से फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई इसके एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और कई नहीं। बट और अगर हम प्रोफेशंस में देखें तो वहाँ तो कंपलसरी होता है कि अगर आप लॉयर हैं तो आप बीसीआई एसोसिएशन से जुड़ेंगे ही, अगर आप सीए हैं तो आईसीएआई एसोसिएशन से आप जुड़े ही हैं। नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे अभी आपको बताया, एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशंस वही फॉलो करेंगे जो एसोसिएशन के मेंबर होंगे, और सभी मैनेजर्स मेंबर होते नहीं हैं, इसलिए ये वाला फीचर भी पूरी तरह से मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं हो रहा। इसके बाद लास्ट मोटिव है सर्विस मोटिव। मैनेजमेंट में ये वाला जो है फीचर, ये भी पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था 3 ऑब्जेक्टिव्स में, ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, उसके 3 पार्ट, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। इट मीन्स प्रॉफिट जो है वो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, और हमने कहा प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ना होकर सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव में सर्विस प्रोवाइड करना भी आता है, पर प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव भी है। तो इसीलिए हम मैनेजमेंट को एक फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं कह सकते। प्रोफेशन है पर पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस। फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन means synchronizes the activities of different departments। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। इन सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वहाँ प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो वहाँ अकाउंट्स वगैरह ये सब एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है, तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन synchronizes the activities of different departments। synchronizes का मतलब होता है एक सीक्वेंस में लेके आना, जैसे स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, कड़ी से कड़ी जोड़ना, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला फीचर है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में सब मिलकर वर्क कर रहे हैं तो सभी के डिफरेंट एक्टिविटीज को, एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, एक कॉमन गोल की तरफ लेकर जाना, ये सबसे पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन का। सेकंड फीचर्स, इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो सभी डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज हैं, एफर्ट्स हैं, वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसकी तरफ चलेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सबकी एक्टिविटीज डिफर अलग अलग रहेंगी, तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन का थर्ड फीचर, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा गया? क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि केवल प्लानिंग के समय चाहिए। प्लानिंग को ऑर्गेनाइजिंग से जोड़ेगा कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग को स्टाफिंग से जोड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग को डायरेक्टिंग से लिंक करेगा ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग को कंट्रोलिंग तक पहुंचाएगा कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग के बाद बंद नहीं होगा, कंट्रोलिंग को फिर प्लानिंग तक कोऑर्डिनेट करेगा। तो कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजमेंट के फंक्शन में प्रेजेंट रहता है, उसके बिना पूरा ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे आपको एग्जांपल दो, एक माला होती है, माला में एक धागा होता है और धागे में बीट्स होते हैं, मणके होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? वो थ्रेड है जिसने मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को अपने एक उसमें बांधा हुआ है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। आपको पहले भी बताया है, ऑल परवेसिव का मतलब होता है
कि मैनेजमेंट में जो डिफरेंट लेवल्स हैं, हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है और जितनी भी तरह की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, डिफरेंट लेवल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट फीचर हमने पढ़ा परवेसिव फंक्शन, मतलब हर एक लेवल पर रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेशन और हर एक डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट फीचर क्या है कोऑर्डिनेशन का? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर्स हो या मिडल लेवल मैनेजर्स हो या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स हो, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलें, एक दूसरे से जुड़कर मिलकर काम करें। और लास्ट फीचर क्या है कोऑर्डिनेशन का? डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या होगा? जो डिफरेंट एफर्ट्स एंड डिफरेंट पीपल के, उन सबको कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इकट्ठा करता है, इंटीग्रेट करता है डेलिब्रेट मैनर में। डेलिब्रेट मैनर में मीन्स विद कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन भी हो और कोऑर्डिनेशन भी हो। डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन भी हो आपस में और साथ में कोऑपरेशन भी हो वर्क करते समय। तो ये डेलिब्रेट मतलब डिपेंडेंट हैं दोनों, फ्री नहीं है। नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। ये इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी इंक्रीज होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा लोग वर्क करते हैं तो ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की भी रिक्वायरमेंट है, जिससे उनमें आपस में हार्मनी हो, मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड हो एक दूसरे के प्रति। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, तभी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी और जैसे जैसे ग्रोथ होगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जैसे पहले भी आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी डिविजन्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसे बोलते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग डिविजन्स बनाई जाती हैं, तो वो लोग अपने इंडिविजुअल ही अपना गोल सेट कर लें और ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को भूल ना जाएं। इसलिए उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें आपस में इंटरडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं। इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक डिवीज़न में ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। थर्ड इम्पॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की स्पेशलाइजेशन। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी हम अपॉइंटमेंट वगैरह करते हैं तो स्पेशलिस्ट को रखते हैं, भाई इस पर्टिकुलर फंक्शन में ये बंदा स्पेशलिस्ट है तो इसको रखो। अब जब वो स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो उसे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट, वो सब पीछे रह जाएंगे। हर एक ये सोचेगा कि मैं तो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे दूसरे से क्या लेना। तो इसी ये चीज़ ना हो, इसके लिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि सब इकट्ठे मिलकर एक कॉमन गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करें। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस के ये 3 पॉइंट्स हैं: ग्रोथ इन साइज, functional differentiation and specialization. Now students, your chapter first is complete. जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।